लास्ट टाइम हमने बोहर्स मॉडल की बात की थी और हमने ये कहा था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बोहर्स मॉडल के फेलियर्स कहाँ कहाँ पे हैं। वो कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि बोहर्स मॉडल के अंदर मौजूद हैं। तो बोहर्स मॉडल की शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। और सबसे पहली शॉर्ट कमिंग जो है इसकी, वो दरअसल एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट है जो कि 19th सेंचुरी के एंड पे डिस्कवर हुआ था, और उस इफ़ेक्ट का नाम है जीमन इफ़ेक्ट। हमें याद करने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था उसका मतलब क्या था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब ये था कि अगर हाइड्रोजन गैस को हीट किया जाए तो जब वो कूल डाउन होती है तो वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है, लेकिन वो रेडिएशन बहुत ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ पे होती हैं, और इन फ्रीक्वेंसीज़ के स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इस तरफ बढ़ाऊँ और ऑब्वियसली फिर वेव लेंथ इस तरफ बढ़ रही होगी, तो हमें इस तरह के बैंड्स दिखते थे जिनकी जो सेपरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती थी। अब होता ये है कि अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो क्या इन बैंड लाइंस पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। और आंसर ये है कि बिल्कुल फ़र्क पड़ता है बैंड लाइंस के ऊपर। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो हाइड्रोजन गैस को, तो होता ये है कि ये जो बैंड लाइंस हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं। हर लाइन में से कई सारी लाइंस निकल के आती हैं। तो अगर मैं बहुत थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं सिर्फ दो बैंड लाइंस की बात करूँ, तो एक ये बैंड लाइन है और एक ये बैंड लाइन है। ये सिचुएशन तब है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑन नहीं की हुई हमने। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑन होती है तो होता कुछ यूँ है कि ये जो पहली वाली बैंड लाइन है, बैंड लाइन 1 और बैंड लाइन 2, ये जो पहली वाली बैंड लाइन है इसमें से दो या दो से ज़्यादा लाइंस निकल के आती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लाइंस में स्प्लिट हो जाती है हर बैंड लाइन। और आप देख सकते हो कि ये जो स्प्लिटिंग है ये बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों बैंड लाइंस की स्प्लिटिंग के। तो ये बहुत ही फाइन स्प्लिटिंग है, और यही हाल कुछ दूसरी बैंड लाइन का भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों की जो स्प्लिटिंग्स हैं वो इक्वल हों। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को रखते हैं तो हाइड्रोजन गैस का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसकी बैंड लाइंस जो हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ़ लाइंस में स्प्लिट हो हर लाइन। ऐसा हो सकता है कि जो लाइन 1 है वो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 5 लाइंस में स्प्लिट है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो लाइन 2 है वो 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ़ स्प्लिटिंग्स होंगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं जीमिन इफ़ेक्ट, क्योंकि ये पीटर जीमिन ने डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी के आखिरी डेकेड के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड जीमैन इफ़ेक्ट। अब इट टर्न्स आउट कि जीमैन इफ़ेक्ट की एक से ज़्यादा टाइप्स हैं ऑब्वियसली। तो सपोज़ करते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का बॉक्स मौजूद है और हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम जेड एक्सिस कह देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब चूँकि हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बैंड का एमिशन बैंड का मतलब ये है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रही है जो कि हाइड्रोजन गैस से बाहर आ रही है। सो ये रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए हमें एक डिटेक्टर की ज़रूरत है। अब वो डिटेक्टर हमने कहाँ पे रखना है इससे फ़र्क पड़ सकता है। तो वो डिटेक्टर आप दो जगहों पे रख सकते हो। एक डिटेक्टर रख सकते हो यहाँ पे। तो इस जगह डिटेक्टर रखने से होगा ये कि ये वो एमिशंस को उन एमिशंस को डिटेक्ट करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एमिट हो रही हैं, क्योंकि ये इस तरह की एमिशंस को डिटेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है। तो ये पोजीशन 1 कह देते हैं हम इसको, पोजीशन 1। दूसरी जगह जहाँ पे आप डिटेक्टर रख सकते हो वो यहाँ पे है या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे रखते हो, बिकॉज रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अबाउट। खैर, अगर आप इस पोजीशन 2 पे रखते हो डिटेक्टर को, तो ये इस तरह की एमिशंस को डिटेक्ट करेगा जो कि उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब इट टर्न्स आउट
कि इन दोनों अलग अलग पोजीशंस पे अगर आप डिटेक्टर्स को रखो तो हमें सेम स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, बल्कि हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिलते हैं, राइट। सो अगर आप पोजीशन 1 पे डिटेक्टर को रखो तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ज़ीमैन इफेक्ट। और अगर आप पोजीशन 2 पे डिटेक्टर को रखो तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ज़ीमैन इफेक्ट। और इन दोनों के, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन दोनों पोजीशंस पे डिटेक्टर को रखने से हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे पहली पोजीशन पे, ए पोजीशन पे मरकरी से निकलने वाला एक स्पेक्ट्रम मौजूद है। हम ये बात हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मरकरी से निकलने वाला एक स्पेक्ट्रम मौजूद है, राइट। और इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन नहीं हुई है रीजन ए के अंदर। और रीजन बी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसवर्स यहाँ पे ट्रांसवर्स ज़ीमैन इफेक्ट दिख रहा है रीजन बी के अंदर। हम देख सकते हो कि स्प्लिटिंग हो चुकी है इसके अंदर उन लाइंस की जो कि इनिशियली रीजन ए में मौजूद थी। और रीजन सी में लॉन्गिट्यूडिनल ज़ीमैन इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि रीजन बी और रीजन सी में जो स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट है। तो ये इफ़ेक्ट बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये स्प्लिटिंग बोहर्स मॉडल जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस स्प्लिटिंग के होने के लिए ये ज़रूरी है कि हर अलाउड रेडियस पे हमारे पास ऐसे एक स्प्लिटिंग मौजूद हो रेडियस की। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से स्प्लिट हो जाते हैं एक रेडियस जो है वो डिफरेंट रेडियाई के अंदर। बोहर्स मॉडल के अंदर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है बोहर्स मॉडल का कि वो ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी जो शॉर्ट कमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है पहली वाली शॉर्ट कमिंग से। और वो जो दूसरी वाली शॉर्ट कमिंग है उसका नाम है, वो एक और इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का फेलियर है जिसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। सो स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्टार्क इफेक्ट ऑलमोस्ट ज़ीमैन इफेक्ट जैसा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। सो स्टार्क इफेक्ट दरअसल अगेन स्प्लिटिंग ऑफ बैंड लाइंस है, लेकिन ये जो स्प्लिटिंग होती है बैंड लाइंस की, ये होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का बॉक्स मौजूद है जो कि हीटेड स्टेट में है, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम ऑन कर दें इस डायरेक्शन के अंदर, तो इट टर्न्स आउट कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन गैस का, वो अगेन स्प्लिटिंग शो करता है। तो ये जो स्प्लिटिंग है जो बिल्कुल पहले जैसी स्प्लिटिंग है। तो अगर ये बैंड लाइंस इनिशियली थी तो ये कुछ यूँ हो जाती हैं। इनिशियल बैंड लाइंस अगर ये हैं तो हर बैंड लाइन के छोटी छोटी सी स्प्लिटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, राइट। सो ये अगेन ये स्प्लिटिंग जो है ये बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तीसरी जो शॉर्ट कमिंग है बोहर्स मॉडल की, वो दरअसल इस चीज़ के मुतालिक है कि हालांकि बोहर्स मॉडल ने बोहर मॉडल के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेडियाई मौजूद हैं जिन रेडियाई में रह के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि इसी पर्टिकुलर रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम आती है रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। लेकिन ये पर्टिकुलर एजम्पशन जो है ये बहुत एड हॉक एजम्पशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें अभी तक नहीं पता है। हम आगे बात करेंगे डिब्रॉय के हाइपोथेसिस की, और वहाँ से हमें जो बोहर का जो ये वाला हाइपोथेसिस है कि कुछ पर्टिकुलर रेडियाई हैं जहाँ पे रह के इलेक्ट्रॉन जो है वो वे जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि वो भी ये जो डिब्रॉय का हाइपोथेसिस है वो भी ये एक्सप्लेन नहीं करता कि रेडिएशन क्यों एमिट नहीं हो रही है, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है मुझे अभी तक कि कोई किसी और रेडियस में नहीं रह सकता। लेकिन अगर इसी रेडियस के अंदर रह रहा है तो ये रेडिएशन क्यों एमिट नहीं कर रहा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बोहर्स मॉडल के अंदर। सो व्हाई नो रेडिएशन, ये अभी भी एक प्रॉब्लम है बोहर्स मॉडल के अंदर। एक और प्रॉब्लम जो है बोहर्स मॉडल के अंदर वो कुछ यूँ है कि बोहर्स मॉडल जो है ये 1913 में आया था, और ग्रेविटी जो है वो फर्स्ट फोर्स थी जिसको हमने फिगर आउट किया था 17th सेंचुरी के एंड पे।
सो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास दो ग्रेविटेटिंग बॉडीज़ मौजूद हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द अगर रोटेट कर रही है तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स मौजूद हैं उन सब के जो ऑर्बिट्स हैं वो सब के सब सर्कुलर नहीं हैं, बल्कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। और हमें ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उन दोनों का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है। तो हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है Fe वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर का मतलब है कि डिस्टेंस कितना है दो चार्जेस के दरमियान। तो ये दो अगर चार्जेस मौजूद हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg वो भी प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इस पर डिपेंड करता है। और r जो है वो दरअसल दो मैसेस के दरमियान का डिस्टेंस है। सो दो फोर्सेस जिनका कैरेक्टर इतना सिमिलर है उसमें हमें ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत जो ऑर्बिट्स बनते हैं अगर वो एलिप्टिकल हो सकते हैं तो एक न्यूक्लियस के इर्द अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हम जानते हैं कि ये मूवमेंट जो है ये ये मूवमेंट नहीं बल्कि ये जो न्यूक्लियस जिस फोर्स से पकड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एलिप्टिकल क्यों नहीं हो सकता। बोर्स मॉडल के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात बिल्कुल नहीं होती है बल्कि सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात होती है। तो वाई नो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सो ये भी एक प्रॉब्लम है बोर्स मॉडल के अंदर। एक और प्रॉब्लम जो कि बोर्स मॉडल के अंदर मौजूद थी वो ये थी कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम जो है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो अगर मैं इसको पेपर पे बनाना चाहूँ तो वो कुछ यूँ बनेगा कि एक न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। राइट। अब ये जो पिक्चर है ये दरअसल ये दिखाती है कि जो एटम हाइड्रोजन एटम है वो एक 2 डायमेंशनल थिंग है। राइट। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये हायर एटम्स के बारे में बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम एटम की बात करें तो हीलियम एटम में एक न्यूक्लियस और दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और इसके बारे में बिलीव करने की कोई रीज़न नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों के ऑर्बिट्स जो हैं वो सेम प्लेन के अंदर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे प्लेन में मूव कर रहा हो। तो हीलियम एटम जो है वो 3 डायमेंशनल हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम इज सपोज टू बी अ 2 डायमेंशनल थिंग। सो 3 डायमेंशनल कैरेक्टर कहाँ से आता है हाइड्रोजन एटम का। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये प्लेन लीव करने की इजाज़त नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ये प्लेन लीव कर दे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है उसकी वायलेशन हो जाती है। राइट। सो हाइड्रोजन एटम 2 डायमेंशनल कैसे हैं। हमें तो पता है कि एटम्स हैव टू बी 3 डायमेंशनल। राइट। सो ये जो 2 डायमेंशनल पिक्चर है ये एक प्रॉब्लम है। 2D पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक और प्रॉब्लम जो बोहर्स मॉडल की थी वो ये थी कि बोहर्स मॉडल ये बताता है कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकता है। और ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के दरमियान रह सकता है तो वो इनके दरमियान ट्रांजिशंस भी कर सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो क्या होता है। क्या वो टेलीपोर्ट कर जाता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर। और अगर वो बीच में अगर वो टेलीपोर्ट नहीं करता बल्कि वो सफ़र करता है ट्रैवल करता है दो रेडियाई के दरमियान में तो वो जो ट्रैवल करता है उस ट्रैवल के डायनामिक्स क्या हैं वो बोहर्स मॉडल का आप कह सकते हो टॉपिक ही नहीं है। उसके अंदर उसके बारे में कुछ बात नहीं करता है बोहर्स मॉडल। राइट। तो क्योंकि बोहर्स मॉडल सिर्फ ये बात करता है कि ट्रांजिशन के तहत जो रेडिएशन निकलेगी उसकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन करता है तब क्या होता है उसके डायनामिक्स जो है वो बोहर्स मॉडल का पार्ट ही नहीं है। तो मैं ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ये बोहर्स मॉडल को गलत नहीं कहती बल्कि एटलीस्ट इनकम्प्लीट तो कहती है कि बोहर्स मॉडल इनकम्प्लीट है एटॉमिक डिस्क्रिप्शन के हवाले से। सो आप ये कह सकते हो कि व्हाट हैपन्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इस सवाल का जवाब जो है ये बोहर्स मॉडल के अंदर नहीं है। एक और प्रॉब्लम जो कि बोहर्स मॉडल में है वो ये है कि आप बोहर्स मॉडल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो दूसरे एटम्स के लिए।
आप हाइड्रोजन एटम की बात कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन एटम को आप इसलिए सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इसमें सिर्फ दो बॉडीज़ हैं जो कि एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, जो कि है हाइड्रोजन एटम। उसके अंदर है सिर्फ एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी क्या है, वो सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्योंकि हम प्रोटियम आइसोटॉप की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के, और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में एक न्यूक्लियस और दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आप डिस्क्राइब तब कर सकते हो बोहर्स मॉडल के अंदर अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पे कोई फोर्स ना लगाएं, जो कि ऑब्वियसली रियलिस्टिक अजम्पशन तो नहीं है, राइट। तो इस अजम्पशन को लगाए बगैर, जो कि ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, हम बोहर्स मॉडल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं दूसरे वाले एटम्स की तरफ। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं बोर्स मॉडल से, लेकिन हम दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे बोर्स मॉडल के अंदर। सो आप ये कह सकते हो कि extend difficult to extend to other atoms. सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बोहर्स मॉडल के मतलब, और इन सारी की सारी वजहों की वजह से हमें ये तो पता था कि हमें पता था इवन क्वांटम मैकेनिक्स के आने से पहले कि बोहर्स मॉडल जो है वो कुछ वजहों की वजह से इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वाली प्रॉब्लम के तहत, और कुछ वजहों से ये गलत भी है। वेल किस तरह की चीज़ों की वजह से गलत है, बिकॉज जीमन और स्टार्क इफेक्ट जो है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कुछ और भी हो रहा है जो कि बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और जो हाइड्रोजन की टू डायमेंशनल पिक्चर है हाइड्रोजन एटम की, उसकी वजह से तो आई थिंक काफ़ी सीरियस मसला जो है वो खड़ा होता है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि एटम्स की थ्री डायमेंशनल पिक्चर पेश करे, और एनर्जी लेवल्स को भी डिस्क्राइब कर सके, जो कि हमें जीमन और स्टार्क इफेक्ट के अंदर दिखते हैं। सो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी बोहर्स मॉडल की।